Hello students, good afternoon to all of you and also your parents. Dear students, now I am going to next class, that's name will be 12th grammar topic description. Dear students, yesterday I had told you about the literature topic description. But dear students, now I am going to teach you about the 12 grammar topic description. अर्थात हम लोग कल साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, हमने पूरा वर्णन किया था, परंतु अब हम आपको व्याकरण अर्थात ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन सेड दैट ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन. यस, आई आल्सो से इट. अर्थात ग्रामर सचमुच में बहुत ही जरूरी है और ग्रामर का नॉलेज अगर नहीं है तो हमें अंग्रेजी में सचमुच में बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा. अर्थात ग्रामर हमें बताता है कि ही के साथ इज सही है या गलत, आई के साथ आर सही है या गलत, ये हमें ग्रामर बताता है. ग्रामर बताता है कि टेल सही है कि टोल्ड सही होगा, ये हमें ग्रामर बताता है. इसलिए स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर को कवर करने के लिए उसकी एक एक और बारीकी चीजों को जानना ही पड़ेगा. इसलिए यहाँ पर ऐसे हमें टॉपिक्स को लिखा हुआ है जो टॉपिक क्लास में पढ़ा दिए गए हैं. उन टॉपिक्स का नाम है, जैसे पहला लिखा गया नंबर. नंबर का मतलब होता है वचन. अर्थात हमने आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया कि जो नंबर होता है वो नंबर दो फेज पर चलता है. एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल. सिंगुलर में बताया अर्थात एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन. सिंगुलर में सिर्फ एक संख्या को दिखाया जाता है, इसलिए इसके साथ एक वचन अर्थात सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है. परंतु जो प्लूरल होता है वह बहुत व्यक्तियों को दिखाता है, इसलिए उसके साथ बहुवचन के सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, नंबर में हमने आपको महत्वपूर्ण रूप से, विशेष रूप से रूल्स बताया होगा नाउन के बारे में, संज्ञाओं का बहुवचन कैसे बनता है. जैसे फिश का फिशेस, क्लास का क्लासेस, ग्लास का ग्लासेस, इस तरह से हमें बताया होगा. उसके साथ साथ हमने बताया प्रोनाउन का भी बहुवचन बनता है, जैसे ही का, सी का, इट का, इस सब का प्रोनाउन प्लूरल दे लिखा जाता है. हमने आपको वर्ब का भी बताया कि वर्ब का बहुवचन कैसे होता है, जैसे गोज का गो होता है. तो हमने एक नंबर पर डिस्क्रिप्शन किया किसमें विशेष रूप से संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रियाओं का बहुवचन बनाया जाता है. उसका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, हमने आपको डिस्क्रिप्शन कर दिया और ए टू जेड हमने बता दिया. दूसरा पर्सन, हमने आपको बताया कि पर्सन जो होता है इसमें इसका हिंदी होता है पुरुष. इसको भी तीन भाग में डिवाइड कर दिया जाता है. इसको भी तीन भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन हमने बताया, इसमें हमने बताया था कि मुख्य रूप से प्रोनाउन नाउन को आइडेंटिफाई किया जाता है. अर्थात फर्स्ट पर्सन में आई और वी को लिखा जाता है एवं आई और वी से बनने वाले सभी प्रकार के वर्ड्स, प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है. जैसे आई का हमने मी बनाया, माई बनाया. दिस आर वर्ड्स विल बी कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन में एक वर्ड आता है, दैट्स नेम इज यू. डियर स्टूडेंट्स, यू इज द सेकेंड पर्सन. एंड इफ whatever will be made by you, such as yours and so on, it will be called the second person. And third मेन वर्ड आता है नेम. नेम डिस्क्रिप्शन
he, she, it, they, he, she, it, they, और इसे जो कुछ भी प्रोनाउन बनता है वो सारा का सारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत लिखा जाता है। और इन सबका जो बहुवचन होता है वो होता है दे। जो ही का प्रयोग किया जाता है वो बहुवचन के लिए होता, जो ही का प्रयोग किया जाता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और ये सबका बहुवचन दे को लिखा जाता है। इस तरह से हम लोग कवर किए थे पर्सन। जेंडर की बात करें तो जेंडर 4 होते हैं। इसको हमने डिवाइड किया था मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जेंडर का 4 प्रकार हो गया। मैस्कुलिन का हिंदी होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग में वैसे नाउन्स आते हैं या वैसे प्रोनाउन आते हैं जो पुल्लिंग को दिखाता है, जैसे बॉय या प्रोनाउन में ही बॉय, टाइगर, हीरो, एक्टर। These all are the example of masculine gender. And next feminine gender. फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वो होता है जो स्त्रीलिंग को शो करे, जैसे गर्ल, वुमन, एक्ट्रेस या प्रोनाउन में सी। ये सब फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें दोनों आता था, उभयलिंग। उभयलिंग में आ जाएगा जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, प्रोनाउन में यू हो गया। ये सारे के सारे हो गए कॉमन जेंडर। एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में सारे नॉन लिविंग थिंग रखे जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको नॉन लिविंग थिंग उनको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जेंडर में यही आते हैं मैस्कुलिन बॉय, फेमिनिन गर्ल, कॉमन टीचर, न्यूट्रल जेंडर अर्थात बेंच, डेस्क या स्मॉल इंसेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अगले टॉपिक्स की बात करें तो हम लोगों ने क्लास में केस को कवर किया। जो केस होता है वो मुख्यतः 4 होता है, जिसका नाम है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और एक होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को न्यू ग्रामर में हटा दिया जाता है, लेकिन वोकेटिव केस भी होता है संबोधन कारक अर्थात ओ महेश या ओ गॉड हेल्प मी। तो ओ गॉड इज द एग्जांपल ऑफ वोकेटिव केस। बट सब्जेक्टिव केस जिस such word which is used as a subject in the sentence then it is called the subjective case। अर्थात जो शब्द कर्ता के रूप में वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। जैसे भी ऑब्जेक्टिव केस, when any object या when any word is used as a object in the sentence then this is called the objective case। जैसे मी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सब्जेक्ट मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के पहले प्रयोग में आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बाद होता है। जैसे राम किल रावण। तो यहाँ पर जो राम है वो सब्जेक्ट हुआ और जो रावण है वो ऑब्जेक्ट हुआ और जो किल है वो मुख्य क्रिया हुआ। एक होता है पोसेसिव केस जिसका मतलब संबंध कारक। पोसेसिव केस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है वो किसी संज्ञा का संबंध को दिखाता है, अर्थात एडजेक्टिव का मतलब होता है माई पेन। यहाँ पर जो माई है से एग्जांपल ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो माई है वो पेन से कनेक्टेड है। या अगर ये होता प्रोनाउन, ये होता है ओनली माई। इसके साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जो माइन है वो पोसेसिव प्रोनाउन हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा केस। केस में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट फादर। तो अगर हम क्रिया की बात करें
तो हमने बताया था कि वर्ब एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। जैसे हम बताया था कि वर्ब का दो भाग में बांटा गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया। हेल्पिंग वर्ब में दो आता है, एक होता है प्राइमरी होता है, एक मॉडल एक्सरसाइज होता है। प्राइमरी की टोटल संख्या 11 होता है और मॉडल एक्सरसाइज की टोटल संख्या 13 होता है। ये दोनों मिलाकर टोटल सहायक क्रिया 24 होते हैं। उसी प्राइमरी एक्सरसाइज में 11 सहायक क्रिया आता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डस और डिड। उसी तरह से जब आप मॉडल एक्सरसाइज को गिनते हैं तो कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, आपको टोटल 13 हो जाते हैं। तो यह है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट भी वो होता है जो जिसमें जो क्रिया होती है स्थिति का रूप को बदलती रहती है, और नॉन फाइनाइट में क्रिया पर रूप को बदलती नहीं है, इसलिए फाइनाइट को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। और नॉन फाइनाइट को दो भाग में डिवाइड किया गया, वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं प्लेइंग, तो प्लेइंग कभी वर्बल एडजेक्टिव बनेगा और कभी वर्बल नाउन भी होगा। एडजेक्टिव कैसे होगा, जैसे आई सॉ ए प्लेइंग बॉय, मैंने एक खेलते हुए लड़के को देखा। यहाँ पर जो प्लेइंग है रियली वर्बल एडजेक्टिव है, बता। बट यदि हम लिखते हैं कि प्लेइंग इज नेसेसरी फॉर अस, खेलना हम लोग के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर जो प्लेइंग होगा वो वर्बल नाउन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा था वर्ब के बारे में। उसका हमने सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटेंस का डिस्कशन करें तो सेंटेंस को हमने बताया था कि इसका जो डिवाइड होता है टोटल 5 होता है। जो सेंटेंस होता है इसका पार्ट टोटल 5 होता है, जिसमें से एक आता है असर्टिव। असर्टिव को हमने दो भाग में डिवाइड किया, जिसमें एक आता है अफर्मेटिव और दूसरा आता है नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमने बताया था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का भी दो पार्ट होता है, एक हमने बताया था सिंगल और एक हमने बताया था डबल। ये होता है इंट्रोगेटिव, सिंगल और डबल। इसका विशेषता ये होता है कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं और जो इंट्रोगेटिव होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। आफ्टर दैट थर्ड विल बी इंपरेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इंपरेटिव का हिंदी होता है आज्ञासूचक वाक्य। अर्थात आज्ञासूचक वाक्य वो होते हैं जो जिसके द्वारा हम किसी को आदेश देते हैं। इसका 3 पार्ट हो जाता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड। और इसका विशेषता ये होता है कि इसमें कर्ता योग छिपा होता है। उसी तरह से एक और होता है, इसका नाम होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। अर्थात इच्छा बोधक वाक्य के भी 3 टाइप्स हो जाते हैं। इसमें आ जाते हैं ब्लेस, कर्स और विश। और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें हम अपनी अंदर की इच्छाओं का अभिव्यक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं टेंस, वॉइस, आर्टिकल, रिमूव टू और इंफिनिटिव। तो टेंस हम लोग पढ़ते ही हैं कि जो टेंस होता है उसका 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और डिस्क्रिप्शन आपके सारे सभी कुछ सबका डिटेल्स ए टू जेड, 0 से कंप्लीट टॉपिक तक हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। वॉइस वही होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस में हमें क्या करना पड़ता है, तो कुछ बातों को फॉलो करते हुए दिए गए वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कवर करना पड़ता है। हाँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है और पैसिव से एक्टिव भी बनाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल का, तो हमने बताया था कि आर्टिकल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, जो डिफिनिट आर्टिकल होता है इसमें आर्टिकल द आता है। जो डिफिनिट उसमें आर्टिकल द आता है, विशेष स्थिति और विशेष वजह में इसका प्रयोग किया था। इसे दिगंगा, इसे होली रिवर। तो जो दी हुआ वो हो गया डिफिनिट। और एक होता है इंडेफिनिट, जिसमें 2 आता है, ए और एंड। तो अगर इंडेफिनिट की बात करें तो यह किसी
संज्ञा विशेषण, इसका बहुत सारे प्रयोग से कि ऐसी स्थितियों में ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष रूप से ए और एन में यही डिफरेंस है कि साउंड पर चलता है। इंग्लिश साउंड फेल हो जाता है क्योंकि आवर इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होने के बाद भी हम इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात जो हम वॉवेल्स स्वर का जो प्रयोग करते हैं उसका हिंदी के उच्चारण के आधार पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं तो बेहतरीन तरीका सही होता है। अर्थात आर्टिकल जो हमने डिटेल्स पढ़ा है उसका आता है रिमूव टू। रिमूव टू ने बताया है कि कुछ बातों को फॉलो करते हुए, कुछ चीजों को फॉलो करते से टू को हटाकर सो लगाते हैं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं, स्थिति के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट को लिखा जाता है। अर्थात उन सारे बातों को फॉलो करते हुए हम रिमूव टू को बना देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं, जैसे he is too slow to catch the train, तो इसका हम बना देंगे रिमूव टू, he is so slow that he cannot catch the train। डियर स्टूडेंट्स, यही पर हमें कुछ बात ध्यान देना पड़ता है, जैसे स्थिति के अनुसार यहाँ पर प्रोनाउन ही है तो हम ही लिखेंगे, अगर यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग वर्ड है तो हम सी लिखेंगे, यहाँ पर अगर वाज है तो हम कुड लिखेंगे, या बहुत सारे रूल्स होते हैं जब वो क्लास में बताया गया है। उसके बाद एक वर्ड है, एक टॉपिक है इम्फैटिक। इम्फैटिक में 3 आता है, जिसमें एक होता है डू, एक होता है डस और एक होता है डिड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें देखते हैं कि कब डू होगा और कब डस होगा और कब डिड होगा। हमने इम्पैरेटिव को कंप्लीट पढ़ाया है कि जोरदार अर्थ जो संज्ञा जिसे वो पढ़ता है वह पढ़ता तो है। विद्यालय जाओ, विद्यालय जरूर जाओ, विद्यालय जाओ गो टू अ स्कूल, विद्यालय जरूर जाओ डू गो टू अ स्कूल। तो हमने बताया है इम्पैरेटिव में कहाँ पर डू होता है, कहाँ पर डस होता है, कहाँ पर डिड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम सारे टॉपिक्स को डिस्क्रिप्शन किए। डिस्क्रिप्शन करने के पीछे यही वजह है कि आप बहुत पहले टॉपिक्स को छोड़ चुके हैं, दिमाग सुधार चुके हैं, इसलिए हमें लगा कि नहीं, अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने से पहले इन सारे टॉपिक को एक बार डिटेल्स कर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग अपने नोट्स के थ्रू क्लास में पढ़ाए गए आइडिया के थ्रू आप सारे टॉपिक को फिर से पढ़ लेंगे। नंबर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, केस क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, रिमूव टू क्या होता है और इम्पैरेटिव क्या होता है। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इस टॉपिक को पूरी तरह से दिमाग में ला चुके होंगे। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग क्वेश्चन टैग को पढ़ने से पहले एक बार सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लें और सब टॉपिक्स का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल को बना लें, देख लें। उसके बाद अब क्वेश्चन टैग को पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम आपको क्वेश्चन टैग बस अगले वीडियोस में डालेंगे। इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू and I hope you will be try to do the better